चलो क्या कर रहे थे हम, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। ठीक है, अक्षांश और देशांतर रेखाएं ग्लोब पर खींची गई वह रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं जिससे हम ग्लोब पर अध्ययन कर सकते हैं, खासकर ताप वितरण का और समय के वितरण का। ताप वितरण का अध्ययन करने के लिए हमारे पास क्या है, अक्षांश रेखाएं। ठीक है, और हमारी पृथ्वी पर सूर्य के जो हमारा समय है उसको वितरण करने का जो रेखाएं हैं वो क्या है, देशांतर रेखाएं। ठीक है, तो जब हम अक्षांश रेखाओं की बात करते हैं तो अक्षांश रेखाएं हमेशा खींची जाती हैं पूरब से पश्चिम। ग्लोब पर कहां खींची गई होती हैं, पूरब से पश्चिम। ये है अक्षांश रेखा, देखो ये पूरब से पश्चिम, इधर हमेशा पूरब होगा, उधर हमेशा पश्चिम होगा। ठीक है, तो ये आपका 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा का मतलब विषुवत रेखा। ठीक है, विषुवत रेखा या इक्वेटर या आप इसे भूमध्य रेखा, यानी कि हमारी पृथ्वी के ठीक बीचों बीच से गुजरती है। जो इससे ऊपर का भाग उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा, नीचे का भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा। और इसके ठीक समानांतर, मतलब ये देखो, ये समानांतर प्रत्येक 1 डिग्री में आपके एक अक्षांश रेखा होगी। ये 0 हो गई, ये क्या हो गई, 1 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक है, ऐसे करके यहां 90 डिग्री तक होंगी, और ऐसे करके उत्तरी गोलार्ध में भी 90 डिग्री तक। दक्षिणी गोलार्ध में जो आपका प्रधान देशांतर रेखा होगी दक्षिणी गोलार्ध की, उसे हम बोलेंगे मकर। ये कितनी होगी, 23.5 डिग्री में होगी अक्षांश, और ऊपर वाली 23.5 डिग्री में कर्क कहलाएगी। अब ताप वितरण का क्या खेल है, देखो हम उत्तराखंड की वनस्पतियों को भी पढ़ते हैं तो उसके आगे क्या लगा रहता है, उष्णकटिबंधी। अब उष्णकटिबंध क्या है, शीत कटिबंध या शीतोष्ण कटिबंध, ये सूर्य के ताप वितरण के आधार पर है। ठीक है, ये जो रेखाएं आपको दिख रही हैं, इन दोनों रेखाओं के मध्य आपका जो ताप का वितरण होगा वर्ष में, वो आपके सूर्य की लंबवत किरणों से होगा, यानी कि सूर्य की अधिकतर सीधी 90 डिग्री बनाने वाला कोण की किरणें यहां तक पहुंचेंगी, बस इससे बाहर तिरछी होंगी हमेशा। यहां ये 21 मार्च को हम क्या बोलते हैं, विषुव। 21 मार्च के दिन सूर्य की किरणें यहां, ठीक है, 21 मार्च से सूर्य की किरणें ऐसे बढ़ेंगी और 21 जून तक ये पहुंच जाएंगी कहां, कर्क रेखा पर। इसलिए तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून का। 22 जून से ये वापस ही सूर्य की किरणों की, और 23 सितंबर को पुनः कहां, विषुवत रेखा में। ठीक है, तो 21 मार्च से 23 सितंबर 6 महीने कहां रहा सूर्य, उत्तरी गोलार्ध में। लेकिन कहां तक पहुंचा, अधिकतम 23.5 डिग्री तक। इससे बाहर जो जाएगा वो सब किस में जाएगा, तिरछा जाएगा। सूर्य की किरणें सीधी नहीं होंगी बल्कि क्या होंगी, तिरछी। और तिरछी होंगी तो क्या होगा, दूर जाएंगी ना, क्योंकि तिरछी होंगी तो कौन सा आपका एंगल बनेगा, जैसे कोई समकोण है, अगर कोई कहे कि ये जो आपका ए है, ए से बी की दूरी अधिक होगी या ए से सी की दूरी अधिक होगी, सी की, तिरछी वाले की अधिक होगी ना, विकर्ण की दूरी अधिक होगी। तो यहां से तो ये विकर्ण बनेंगे ना, अगर यहां बनेगा तो समकोण, समकोण में यहीं तक बनेगा बस। 23 सितंबर को यहां आ गई, 24 सितंबर से दक्षिण में चला गया सूर्य, और 3 महीने, कब, 22 दिसंबर के दिन सूर्य होगा कहां, मकर रेखा पर। इसीलिए 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में छोटा दिन और यहां बड़ा दिन, यहां शीत ऋतु, यहां ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, अब 23 दिसंबर से पुनः इसकी वापसी हो जाएगी, और 3 महीने बाद 21 मार्च के दिन पुनः सूर्य कहां होगा, विषुवत रेखा पर। हो गया 1 साल, 3 महीना ऊपर को गया विषुवत रेखा से, 3 महीने आने में लगाया 6, 3 महीने नीचे को गया, 3 महीने आने में लगाया 6, 6 दूना 12 मंथ पूरे हो गए। फिर नया उसी क्या आपके नए सिरे से पृथ्वी का मतलब सूर्य की परिक्रमा करना शुरू कर देगी। तो परिक्रमा करने के दौरान पृथ्वी की जो आपका सूर्य की लाइट पड़ती है,
इस भाग में लंबवत पड़ेगी, इस पूरे भाग में, ठीक है। इसीलिए 23 डिग्री उत्तर से लेकर के 23 डिग्री दक्षिण के बीच का पूरा हिस्सा क्या कहलाएगा? उष्ण कटिबंध। क्योंकि संसार का सबसे अधिक गर्मी प्राप्त करने वाला पृथ्वी का यही पट्टी आपका उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आती है, ठीक है। यहां से 46 डिग्री तक, कहां तक? 46 डिग्री उत्तर, 46 डिग्री दक्षिण तक, 46 डिग्री उत्तर, 46 डिग्री दक्षिण। ये वाला जो हिस्सा है ना, ये 23 से 46 उत्तरी गोलार्ध, 23 से 46 दक्षिणी गोलार्ध। ये क्षेत्र ऐसा है, अगर सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होगा तो 6 महीने ये क्षेत्र में सूर्य की किरणें होंगी तो तिरछी लेकिन नजदीक होंगी उत्तरी गोलार्ध में होने के कारण। तो 6 माह क्या होंगे? गर्म। और जैसे ही 23 सितंबर से नीचे को जाएगा सूर्य, ये क्षेत्र ठंडा पड़ना शुरू हो जाएगा। इसीलिए 6 माह क्या होंगे? ठंडे। 6 माह ठंडे, 6 माह गर्म। ठीक यही पोजीशन यहां होगी, ठीक है। 21 आपके 23 सितंबर से जैसे ही दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य का प्रवेश होगा, समझ गया ना, ये क्षेत्र सूर्य के नजदीक में आना शुरू हो जाएगा। पड़ेंगी तो तिरछी लेकिन नजदीक होगा। तो 6 माह कहां तक? 21 मार्च तक ये क्षेत्र अपेक्षाकृत गर्मी प्राप्त करेगा, ठीक है। और 21 मार्च से आपका 23 सितंबर तक जब उत्तरी गोलार्ध में सूर्य होगा तो यहां से सूर्य की किरणें यहां पड़ रही है, बताओ लंबवत। अब ये क्षेत्र में कहां कोण ऐसे बन रहा होगा, कितनी दूर हो गया है ना। तो ये क्षेत्र 6 महीने ठंडा हो जाएगा, जो हरी रेखाओं से खींच रखा है। 6 महीने गर्म, 6 महीने ठंडा। तो इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? शीतोष्ण। इसको क्या लिखा? उष्ण। क्या लिखा? उष्ण कटिबंध। संसार की ये वाली पट्टी ऊपर भी और नीचे भी, दोनों में क्या है? शीतोष्ण है। 6 महीने गर्म, 6 महीने ठंडा। उत्तराखंड शीतोष्ण में आएगा, क्योंकि कर्क रेखा भारत में कहां से गुजर जाती है? ये देखो, भारत यहां पर है। ये इससे ऊपर का हिस्सा उत्तर भारत पूरा किसमें? शीतोष्ण कटिबंध। उत्तराखंड भी पूरा शीतोष्ण कटिबंध में। अब ये तो हाइट, ऊंचाई ज्यादा है, तब थोड़ा बहुत क्या टुंड्रा प्रदेश तुल्य जलवायु पाई जाती है। वो हाइट के कारण होता है, क्योंकि हमारे क्षोभ मंडल में, वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है, इसमें प्रत्येक 165 मीटर ऊपर जाने पर टेम्परेचर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आ जाती है। यानी कि 1650 मीटर ऊपर आप चले जाओगे, जहां अभी आप खड़े हो, मान लो लोहाघाट में 1700 मीटर की ऊंचाई पर है, आप यहां से क्या मुनस्यारी चले गए, मुनस्यारी आपका 3000 मीटर में, लगभग 1600 मीटर की ऊंचाई ज्यादा है उसकी। अगर आपके यहां अभी टेम्परेचर कितना होगा, मान लो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो वहां 15 ही होगा। प्रत्येक 165 मीटर पर क्या होगा? 1 डिग्री कम हो जाएगा। सामान्य ताप राशि नियम बोलते हैं, ये ऊंचाई के कारण होता है। नहीं तो अगर फ्लैट देखोगे तो फ्लैट में तो सूर्य के ताप का वितरण यही है। ये क्षेत्र हमेशा क्या होगा? उष्ण होगा। ये सबसे ज्यादा गर्मी प्राप्त करेगा। वर्ष भर लगभग ऋतु एक समान रहेगी इसमें, ठीक है। इन दोनों में 6 महीने ग्रीष्म और 6 महीने शीत होगी। इससे बाहर, समझ गया ना, यहां ध्रुव तक 6 महीने अति क्या ठंडा होगा और रात होगी। 6 महीने दिन होगा लेकिन ठंडे होंगे अपेक्षाकृत। इसीलिए इनको बोलते हैं क्या? शीत कटिबंध। क्या बोलते हैं? शीत कटिबंध। ये शीत है दोनों। अगर आपसे कोई पूछे कि ये जो आपका ग्रीनलैंड है किस कटिबंध में, तो शीत कटिबंध में। कोई पूछे कनाडा का उत्तरी जो द्वीप है वो किसमें? शीत कटिबंध में। कोई साइबेरिया पूछे तो शीत कटिबंध में। कोई अंटार्कटिका पूछे तो शीत कटिबंध में। ये यूरोप के नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन पूछे तो शीत कटिबंध में। समझ गया ना। कोई आपसे ये वाली पट्टी पूछे, देखो शीतोष्ण में कौन है? इंडिया का भी उत्तर भारत पूरा किसमें? शीतोष्ण। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अरब का रेगिस्तान, अफ्रीका का उत्तरी भाग, ठीक है, ये सब शीतोष्ण में आता है। दक्षिण में क्योंकि भूमि कम है, दक्षिणी गोलार्ध में भूमि क्या है? उत्तरी गोलार्ध में भूमि देखो इतनी है, ये भी है और ये भी है, ये द्वीप भी है। दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी अमेरिका का आधा हिस्सा और अफ्रीका का आधे से कम हिस्सा
समझ गया ना, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, छोटे छोटे हिस्से हैं, बस इतना ही। बाकी समुद्र में इसीलिए यहां पर बहुत ज्यादा क्या ताप के कारण परिवर्तन होते हैं, समझ गया ना, क्योंकि ताप को जल की ताप धारण करने की क्षमता क्या होती है, ज्यादा ड्यूरेबल होती है। स्थल एकदम ठंडा होगा तो एकदम गर्म भी हो जाएगा, पानी अगर एकदम धीरे गर्म होगा तो धीरे ही ठंडा होगा, समझ गया ना। यहां तापांतर कम होते हैं, इसीलिए 6 महीने में जब क्या ज्यादा तापांतर हो जाता है तो उसी के कारण तो यहां पर क्या उच्च वायुदाब की स्थिति बनती है और हवाएं क्या निम्न वायुदाब ऊपर की ओर चलती है, तभी तो मानसून आता है ऐसे आपके यहाँ। ये ताप के कारण ही है, क्योंकि पृथ्वी में पूरा का पूरा सिस्टम किससे चलता है सूर्य की ऊर्जा से, ताप से चलता है पूरा सिस्टम, समझ रहे हो। इसीलिए ताप का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। तो ताप अध्ययन के लिए ही हम पूरी पृथ्वी को अक्षांश रेखाओं के आधार पर 3 कटिबंधों में बांट लेते हैं। ये कटिबंध उष्ण कटिबंध कहलाता है, इधर का और इधर का क्या शीतोष्ण, और ऊपर वाली शीत कटिबंध। वायुदाब भी ऐसे ही होगा, क्योंकि वायु किससे चलती है, मान लो इधर पर हवा है, ये एक क्षेत्र है, मान लो ये बॉक्स है, समझ गया ना, यहां पर हवा है 1315 मिलीबार और यहां पर 1310 मिलीबार है, ठीक है। तो हवा तब तक चलती रहेगी जब तक दोनों जगह की बराबर ना हो जाए। तो ज्यादा से कहां की ओर चलेगी, कम की ओर, ये सिद्धांत तो होता है, ठीक है। इसीलिए गर्मी में आपके यहां सूर्य ताप ज्यादा होता है, ताप से हवाएं विक्षेपित हो जाती हैं, निम्न वायुदाब। यहां ताप कम होता है, समझ गया ना, ताप से क्या होता है अब टायरों में भी तो गर्मियों में आप कम हवा डालते हो क्योंकि फैलती है ना, और सर्दियों में क्या करते हो ज्यादा हवा डालते हो क्योंकि सिकुड़ती है। यहां सर्दियां हैं, सिकुड़ेंगी तो एक स्थान पर ज्यादा हवा आएगी ना, यहां क्या फैलेगी तो एक स्थान पर कम हवा आएगी, हवा के मॉलिक्यूल फैल जाएंगे ना, समझ गया ना। इसीलिए ये निम्न वायुदाब का केंद्र बन जाता है जून में, ये उच्च वायुदाब का, और हवाएं हमेशा कहां चलेंगी, उच्च वायुदाब से, तो ये हवाएं दौड़ती हैं यहां की ओर। अब हवाओं के रास्ते में समुद्र है, नीचे ताप भी ज्यादा है, समझ गया ना, समुद्र की जो वाष्प है वो ग्रहण करते जाती हैं, वायु की सापेक्ष आर्द्रता 100% हो जाती है। जैसे ही आपके इंडिया पहुंचते हैं, पश्चिमी घाट हिमालय से टकरा करके बारिश शुरू कर देते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, मानसूनी वर्षा बोलते हैं। ये सब सिस्टम इसी से चल रहा है, हवाएं हमेशा ताप के हिसाब से चलेंगी, वायुदाब निर्भर करेगा किस पर, ताप पर, और वायु इधर उधर नहीं होंगी तो वर्षा कैसे होगी बताओ, वायु तो वर्षा कराती है, समझ गया ना, क्योंकि वायु ही क्या 80% वर्षा कराने के लिए उत्तरदायी है। मतलब जो पर्टिकुलर एक वर्षा होती है, कौन सी वाली, पर्वतीय प्रकार की वर्षा। संसार में होने वाली वर्षा में 80% वर्षा किसकी है, पर्वतीय प्रकार की, और 10-15% वर्षा है संवहनीय। संवहनीय वर्षा संसार में इसी क्षेत्र में सबसे ज्यादा होगी, भूमध्य रेखा के आसपास। क्यों होगी भूमध्य रेखा के आसपास सबसे ज्यादा बताओ ताप ज्यादा है, उष्ण कटिबंध है ना, संसार में ताप सबसे ज्यादा यही क्षेत्र प्राप्त करता है। अब ताप ज्यादा है और ये समुद्र है, समझ गया ना, और ये ब्राजील में क्या है, वर्षावन है। वर्षावन इसीलिए तो है 300 सेंटीमीटर के आसपास औसत वार्षिक वर्षा होती है, और वर्षावन होने के लिए 250 सेंटीमीटर चाहिए, ठीक है। ये वर्षावन होंगे संसार में, ये वर्षावन होंगे। संसार का सबसे बड़ा वर्षावन कौन है, अमेजोन। दूसरा कौन है, कोंगो जायरे बेसिन। तीसरा कौन है, बोर्नियो सुमात्रा, है ना। तो ये जो वर्षावन है, ये वर्षावन क्यों बने, क्योंकि रोज बारिश होती है, समझ गए। क्योंकि दिन में क्या होता है, ताप बढ़ता है, समुद्र में वाष्पोत्सर्जन होता है, वाष्प ऊपर उठती है, थोड़ी देर बाद मूसलाधार बारिश करती है, ठीक है। जब बारिश ज्यादा होगी, 300 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होगी जहां, वहां वन कैसे होंगे, वर्षावन। क्यों, वर्षावन मतलब सदाहरित वन। पानी ज्यादा है, पानी की कमी नहीं है, पत्ते चौड़े होंगे, खूब हरे होंगे, बड़े बड़े पेड़ होंगे। पानी कम होता जाएगा, फिर पौधों को अपना मैनेजमेंट देखना पड़ता है, समझ गया ना। 6 महीने पानी नहीं है, और पानी का क्षय कहां होता है पौधों में, पत्तों से। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान रंध्र से पानी भी छोड़ते हैं ना पत्ते, इसीलिए बड़े पत्ते वाली वनस्पति होगी तो क्या ज्यादा पानी का क्षय होगा ना, छोटे हो जाएंगे पत्ते, और 6 महीने के लिए गिर भी जाएंगे जिस समय सूखा होता है, क्योंकि उस समय पानी बचाना है, पेड़ को जीवित रहना है। जैसे ही बारिश का मौसम आएगा सब खिल जाएंगे। वो जहां पानी नहीं होता वहां पत्ते ही धारण नहीं करते पौधे,
क्योंकि पत्ते लॉस का कारण बनते हैं। हरित लवक उनके तनु में ही होगा, रेगिस्तानी वनस्पतियों में। तो वर्षा पानी ही निर्धारित करता है कि वनस्पति का स्वरूप कैसे होगा। तो सब एक दूसरे से कनेक्ट हैं और सबकी ऊर्जा का स्रोत क्या है? ताप। इसीलिए ताप वितरण के लिए हमें अक्षांश रेखाओं का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। अगर आपको अक्षांश रेखाएं पता नहीं है तो आप कभी भी पृथ्वी की गति पता नहीं कर सकते, कभी भी आप ताप का वितरण पता नहीं कर सकते। ताप का वितरण सही पता नहीं है तो मानसून कभी सीख नहीं सकते हो, समझ गया ना। ताप का सही वितरण पता नहीं है तो वनस्पतियों का कभी पता नहीं चलेगा आपको, समझ गया ना। ज्योग्राफी पढ़ने का बेस है अक्षांश और देशांतर रेखाएं। इन्हीं से बेसिक अध्ययन करने के बाद ही आप सीख पाओगे कि कौन सी जगह क्या होगी। ठीक है, मैप में देखते ही बताया जा सकता है इस क्षेत्र की जलवायु क्या होगी, समझ गया ना। कोई पूछे कि ये भारत है, ठीक है, और ये मैक्सिको है, भारत और मैक्सिको में क्या समानता है पूछे, तो पहली समानता तो यह है कि एक ही किस्म है, जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आएगी। देखो ये भी कर्क रेखा 20 से, ये भी कर्क रेखा 20 से। मैक्सिको की जलवायु लगभग भारत की जलवायु के क्या होगी? समान। जैसे अमेजोन बेसिन या ब्राजील की जलवायु किसके समान? कॉन्गो जायरे के समान होगी। ठीक है, संसार का जो कोपेन का क्या है जलवायु विभाजन है, कोपेन का जलवायु सिद्धांत, वो इसी आधार पर तो है, समझ गया ना। वो पूरी दुनिया में घूमा, उसने देखा एक जैसे पेड़, एक जैसी वनस्पतियां जहां जहां हैं, समझ गया ना, और एक जैसा वर्षा का वितरण है, उस आधार पर उसने जलवायु का वितरण कर दिया। 5 है ना, 5 भाग बताए हैं उसने जलवायु के, और 14 उसके क्या सहायक भाग बताए, उपभाग बताए हैं, जो कोपेन का जलवायु सिद्धांत था। आज की डेट में वही सबसे क्या है महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है पूरी दुनिया में जलवायु का। ठीक है, तो ये आया कहां से? इन्हीं रेखाओं से आया है। इसीलिए कर्क, ये जो आपकी क्या है अक्षांश रेखाएं हैं, समझ गया ना, ये बहुत महत्वपूर्ण। और एक और विशेषता अक्षांश रेखाओं की, ये जो अक्षांश रेखा है ना, इसको क्या बोलते हैं? प्रधान अक्षांश रेखा। क्या बोलते हैं? प्रधान अक्षांश रेखा। विषुवत रेखा को 0 डिग्री में है ये, इससे ऊपर 1-1 डिग्री में एक एक रेखा होगी और समानांतर होगी। अगर यहां और यहां क्या होगा, अगर दोनों के बीच की दूरी कहीं पर भी नापोगे तो ये 111.6 किलोमीटर है। ठीक है, कोई आपसे कहे कि श्रीलंका विषुवत रेखा से 4 डिग्री पर आरंभ हो जाता है, भारत 6 डिग्री पर आरंभ हो जाता है, तो भारत और श्रीलंका के बीच की समुद्र की दूरी कितनी है? तो 2 डिग्री का अंतर है ना दोनों के बीच। कितने का है? 2 डिग्री का अंतर है ना। तो आप कहोगे कि इन दोनों के बीच समुद्र की चौड़ाई कितनी हो, तो आप वैज्ञानिक रूप से अनुमान लगा सकते हो। कितना कर दो? 2 गुणा 111.6 कर दो, इतना किलोमीटर हो गया। ठीक है, 223.2 किलोमीटर, ये दोनों के बीच की दूरी हो जाएगी। बहुत साधारण सी चीज है, ठीक है। लेकिन बात यह है कि हम इन सारी चीजों को लेते कैसे हैं, क्योंकि ज्योग्राफी पढ़ने जा रहे हो, और ज्योग्राफी पढ़ने जा रहे हो और अगर यही सिद्धांत पता नहीं है तो क्या मानसून जान लोगे आप? बताओ, क्या वनस्पतियों का आवरण जान लोगे? उत्तराखंड की वनस्पति है, अब उसमें आप कहते हो इसमें उष्ण कटिबंध क्यों लगा है, शीतोष्ण कटिबंध क्यों लगा है? समझ गया ना। उन प्रदेशों के आगे इस कटिबंध को लगाने का मतलब जलवायु प्रदेश के आधार पर वो कहां पर आता है या वनस्पति का आवरण कैसा है। ठीक है, जैसे हमारी तराई है, आपने देखा होगा तराई के वन सेम उसी ऐसे ही वनों के होंगे जैसे भारत में कैसे हैं उष्ण कटिबंधीय वन। इसलिए तराई के वन के आगे क्या लगा रहता है? उष्ण कटिबंधीय वन। साल है, सागौन है, ये सब वनस्पतियां, आम है, ठीक है, ये सब वनस्पतियां होंगी उसमें। अब इसमें भी 2 तरह की होंगी, एक क्या शुष्क पर्णपाती, एक आर्द्र पर्णपाती। आर्द्र मतलब जहां थोड़ा वर्षा ज्यादा होती है, औसतन पानी ज्यादा गिरता है, तो पानी ज्यादा है तो पत्ते थोड़ा क्या हो जाएंगे, बड़े। डर नहीं है ना पानी को सेफ रखने का। जहां कम वर्षा होगी वहां पत्तों को क्या मैनेजमेंट देखना पड़ेगा पूरे साल के पानी का, उसी हिसाब से वो अपनी पत्तियों का आकार ग्रहण करेंगे। तो वहां पर भी उष्ण कटिबंध में 2 होंगी, कौन सी? नम पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती। ठीक है, फिर उसके ऊपर आओगे तो सीधे सीधे क्या लिखते हो? शीतोष्ण कटिबंधीय वन। सब में शीतोष्ण, जहां से आपके कोणधारी वन शुरू हो जाते हैं ऊपर को सब शीतोष्ण। जब ऊपर हिमालय पहुंचोगे जहां बहुत ठंड है, हमेशा माइनस में टेम्परेचर रहता है, वहां पर टुंड्रा तुल्य वनस्पतियां होंगी।
ठीक है, अल्पाइन वनस्पतियां हैं या कोणधारी से अल्पाइन तक का जो पूरा आवरण है वनस्पति उत्तराखंड का, वो किस में आएगा? शीतोष्ण में आएगा। समझ गया ना, 6 महीने ठंडा 6 महीने गर्म। उसके ऊपर वाला हमेशा ठंडे वाला, तराई वाला वैसे तो शीतोष्ण में ही है, परंतु उसका वनस्पतिक आवरण उष्ण के जैसा ही है, इसीलिए उष्ण कटिबंधीय वन लिखते हो। ठीक है, ये पता है तो आपको ये पता चल जाएगा कि समुद्र का टेम्परेचर क्या होगा, समुद्र का औसत तापमान। अगर भूमध्य रेखा पर समुद्र का तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, कितना होता है भूमध्य रेखा? 21 डिग्री से 27 डिग्री के बीच होता है भूमध्य रेखा पर समुद्र का तापमान। जैसे ही आप 1 डिग्री नीचे जाओगे या ऊपर जाओगे 1 डिग्री, समझ गया ना, 1 डिग्री अक्षांश में समुद्र का तापमान माइनस हो जाएगा, यानी कि 2 डिग्री गए तो 1 डिग्री कम। अगर यहां मान लो 20 चल रहा है भूमध्य रेखा में, कोई कहे 30 डिग्री दक्षिण में समुद्र का तापमान क्या होगा, तो 30 डिग्री में कितना, 1 में आधा होता है तो 30 में कितना हो गया, 15 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाएगा 30 डिग्री में। समझ गया ना, जल का जो क्षैतिज तापमान है उसका वितरण इतना ही है, बाकी गहराई पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि सूर्य की किरणें समुद्र में केवल 183 मीटर तक ही नीचे जा सकती हैं, उससे नीचे नहीं जा सकती। ये ताप का वितरण का खेल ही है सब। समझ गया ना, अगर हमने इनसे इनकी गणना करना सीख लिया तो समझ लो कि हमारे ज्योग्राफी का आधा हिस्सा क्लियर, आधे से ज्यादा हर जगह ये काम आएगा। समझ गया ना, आप कौन सी फसल उगाते हो ये इस पर निर्भर करता है। समझ गया ना, धान के आगे क्या लिखा रहता है क्या लिखा रहता है? धान एक नम या आर्द्र जलवायु का पौधा है जिसे कितना, आपका 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है, यानी कि क्या है, उष्ण आर्द्र जलवायु का पौधा। क्या होगा? उष्ण आर्द्र जलवायु। अब आपसे कहेगा कोई यूरोप में कौन सी फसल होती है, समझ गया ना, तो आपका कॉमन सेंस बताएगा, ये कोई किताब नहीं बताएगी आपका कॉमन सेंस बताएगा कि यूरोप में कौन सी फसल होगी। अगर कोई कहेगा यूरोप में धान बहुत होता है तो आप क्या कहोगे? नहीं होता। कैसे होगा यूरोप में धान बहुत, बताओ। ठीक है, भूमध्य सागर से लगे हुए इटली आदि के जो मैदान है भूमध्य सागरीय जलवायु में आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि भूमध्य सागर विशाल अटलांटिक महासागर का हिस्सा है, और दूसरा गल्फ स्ट्रीम यहां जाती है, ये यूरोप का गर्म कंबल, इसलिए इन भागों में थोड़ा बहुत ताप ऊपर हो जाता है। इटली के मैदानी भागों में भूमध्य सागर की तरफ को हो सकता है धान। कोई कहे उत्तर इस वाले भाग में जिसमें यूक्रेन है, युगोस्लाविया है, समझ गया ना, बड़े बड़े देश है जो यूरोप का जो मध्यवर्ती मैदान है, उसमें कोई कहे धान होता है, नहीं होगा धान। कैसे होगा बताओ? एक तो बारिश नहीं होती वहां, सबसे बड़ी चीज किसमें आ रहा है ये, शीतोष्ण कटिबंध के भी आखिरी छोर में। समझ गया ना, यहां तो टेम्परेचर होगा ही नहीं, टेम्परेचर होगा भी तो अधिकतम 20 से 22 डिग्री, और धान को कितना चाहिए, हाँ 25 डिग्री के आसपास तो बुआई के समय चाहिए, और 30 डिग्री के आसपास कटाई के समय। तो धान कहां से होगा? इसीलिए तो रोटी की डलिया है ये, क्योंकि गेहूं होगा। गेहूं क्या है शीत कटिबंध का पौधा है। ठीक है, कोई कहेगा आपसे इंडिया में केरला में कौन सी फसल ज्यादा उगाई जाती है, आप कहोगे धान। क्यों? कहां है? उष्ण कटिबंध में है ना, है या नहीं है? कोई कहेगा उत्तराखंड में कौन पर्वतीय क्षेत्रों में कौन सी फसल ज्यादा उगाई जाती है, आप कहोगे गेहूं। धान नहीं उगाया जाएगा, कम होगा, उगाओगे लेकिन पैदावार ही नहीं होगी, क्योंकि जो टेम्परेचर और जो पानी उसे चाहिए वो मिल ही नहीं पाएगा। पानी एक बार के लिए सिंचाई से दे भी दोगे तो टेम्परेचर कहां से आएगा? नहीं होगा ना, इतना होता ही नहीं है टेम्परेचर। ठीक है, इसलिए पर्वतीय भागों में, घाटियों में तो होती है क्योंकि घाटियां टेम्परेचर प्राप्त कर लेती हैं, लेकिन ऊपर पहाड़ों पर नहीं होती धान की खेती अच्छी। ठीक है, तो सारी चीजें हैं पूरा, समझ गया ना। आपका खान पान क्या होगा, आपका पहनावा क्या होगा, ये भी इससे पता चल जाएगा। समझ गया ना। अगर आपसे कोई पूछे कि जो एस्किमो लोग हैं वो किस तरीके के कपड़े पहनते हैं, तो गर्म पहनेंगे भाई, यहां रहते हैं वो। समझ गया ना। कोई कहेगा पिग्मी लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, या मसाई लोग कैसे कपड़े पहनेंगे ही नहीं कपड़े। समझ गया ना, कपड़े पहनेंगे ही नहीं। क्यों? ये पिग्मी यहां रहते हैं, मसाई यहां रहते हैं केनिया वाले क्षेत्र में, भूमध्य रेखा के बहुत ही निकट है, वर्षा वनों के नजदीक है।
समझ गया ना, इतनी ज्यादा गर्मी होती है, उमस होती है, कपड़े पहनेंगे तो कपड़ा हमेशा गीला रहेगा, गीला होगा तो फंगस हो जाएगी। समझ गया ना, अगर आपको बहुत उमस में छोड़ दिया जाए तो होगा क्या, अगर सूखी हवा आएगी तो पसीना सुखा देगी ना, उमस वाली नम हवा आएगी तो क्या होगा, जो पसीना होगा वो सूखेगा ही नहीं। समझ गया ना, अब जब सूखेगा नहीं तो कपड़ा गीला रहेगा ना, और गीला हमेशा क्या होता है, किसी भी बैक्टीरिया को, किसी भी फंगस को क्या करता है, तुरंत पनपा देता है, नम वातावरण। समझ गया ना, इसीलिए ये लोग कपड़े पहनेंगे तो तरह तरह के रोगों से मर जाएंगे, खुजली होगी, दाद होंगे, दुनिया भर की चीजें। समझ गया ना, नमी में कितनी जल्दी फंगस लगती है, देखा होगा ना आपने बरसात के दिनों में। ठीक है, इन लोगों की समस्या ये है, ठीक है, क्योंकि ताप ज्यादा है इसलिए। अब आप कहोगे कि जो आपका हरभट्टम है उनको डॉक्टर विंड क्यों कहा जाता है, सुनो अब, ज्योग्राफी कॉमन सेंस का सब्जेक्ट है, अगर आपको बेसिक पता है तो आराम से कर लोगे। हरभट्टम किस में बोलते हैं, गिनी तट। गिनी तट कौन सा है, ये भूमध्य रेखा कहां पर से गुजर रही है, ये समझ गया ना, ये भूमध्य रेखा है, देखो ये गिनी तट है। समझ गया ना, हरभट्टम को क्या बोलते हैं, डॉक्टर पवन बोलते हैं ना, स्थानीय पवन में। हरभट्टम चलती है सहारा से यहां की ओर, यहां हो रही है दुनिया भर की नमी और क्या, गर्मी, उमस। समझ गया ना, पसीना सूख ही नहीं रहा, अंदर गर्मी बन रही है, गर्मी क्या पसीना क्या करता है शरीर में, शरीर के अवशिष्टों को निकालने के साथ साथ शरीर की गर्मी को भी तो क्या ऑटोमेटिक नियंत्रित करता है ना पसीना। समझ गया ना, अब आपका शरीर में पसीना हुआ है लेकिन अंदर गर्मी पैदा हुई है, बाहर का ही नहीं सूखा है, तो अंदर का बाहर कैसे निकलेगा, इसीलिए अंदर गर्मी क्या करेगी, आपको बेचैनी करा देगी ना। अगर यहां से सहारा से सूखी हवाएं चलेंगी मरुस्थल से तो इस क्षेत्र में क्या सूखापन ला देंगी, नमी को सोख लेंगी, यहाँ के लोगों को उमस से राहत मिल जाएगी। इस तरीके से ये क्या है, डॉक्टर विंड कहलाएंगी। ठीक है, तो ये आपका क्या है, एक तरीका है पूरे ज्योग्राफी को समझने का। ठीक है,